गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार शारदा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये लाइव क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप मेरे साथ सही तरीके से बने रहें। जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ना चाह रहे हैं 2 मिनट है, आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आप मेरे साथ बने रहें। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मराठा मराठा का नाम सुने होंगे। वह काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज का कब्जा कर पाना काफ़ी मुश्किल था। अंग्रेज चाहकर भी उस पर कब्जा नहीं कर पाता, लेकिन कालांतर समय बीतने के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को वहाँ पर पहल करना बिल्कुल आसान हो गया। तो आइए मेरे साथ आज आधुनिक भारत का पार्ट 4 में सही तरीके से ऑब्जर्व करें। चलिए, अब जो जुड़ चुके हैं वो एक अंगूठा भेजें, अंगूठा दें। हम देख पा रहे हैं। सतीश जी, आपका हम देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। क्या मेरा आवाज आप लोगों के पास पहुंच रहा है? एक अंगूठा दीजिए, मतलब एक वीडियो के लिए और एक साउंड के लिए, दोनों के लिए एक अलग अलग अंगूठा देके आप मेरे साथ जुड़िए। गुड, आपका सही तरीके से आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। कश्यप जी, आप अपना भेजिए। गुड, साउंड इनेबल कीजिए, साउंड इनेबल कीजिए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप सही तरीके से जुड़ पा रहे हैं। गुड। और भी स्टूडेंट अभी जो जुड़ना चाह रहा है अभी अभी भी जुड़ सकता है। ये लाइव हमेशा अनलॉक रहेगा। गुड। चलिए, अब हमको लगता है कि बात करना चाहिए। अब कमेंट सेक्शन को आप छोड़िए, मेरे साथ बोर्ड पर आइए। गुड। हाँ, ये ये आपका समस्या बताया गया था कि सॉर्ट आउट कर दिया गया था। और दूसरी चीज़ ये, आप लाइव क्लास में प्रश्न उत्तर अभी ना करें तो बेटर होगा, कारण कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुड। चलिए, तो सबसे पहले हम एक चीज आपको दिखा देना चाह रहे हैं। आइए आप मेरे साथ मैप पर बनिए। हमने पिछले वीडियो में क्या बात किए थे, कहाँ तक पहुंचे थे, ये हम आपको पहले दिखा देना चाह रहे हैं। तो मुख्य रूप से अभी हम दक्षिण भारत का ही बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी देख चुके थे कि ये जो आपको देख पा रहे हैं ये मैसूर का बेल्ट था। ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक पढ़ाया गया था ना, कर्नाटक अभी यहाँ नहीं देखना है, कर्नाटक आपको यहाँ पढ़ना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैं अंग्रेजों का एक किला था मद्रास में। गुड। उसके बाद ये हैदराबाद निजाम देख पा रहे हैं। गुड, ये हैदराबाद निजाम। और ये आपका तो बंगाल देख ही पा रहे हैं। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मराठा है। और यहाँ एक क्षेत्र है अवध। तो आप तो देख चुके हैं कि ऑलरेडी यहाँ कब्जा उसका हो चुका है। यहाँ हैदराबाद का निजाम तो कोई खास नहीं है, क्योंकि जब भी 1899 में जो ब्लेजली का सहायक संधि आता है उस पर हस्ताक्षर करने वाले, मतलब ये अंग्रेजों के साथ निश्चित रूप से मिले हुए हैं, तो इस पर वह कब्जा करना नहीं चाहेगा। इस पर ऑलरेडी उसका फल पहले से ही हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराकर उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया था। मतलब ये सारा क्षेत्र आप जो देख पा रहे हैं इतना वह कब्जा कर चुका है जितना अभी देखे। अब मुख्य रूप से ये मराठा है। मराठा पर उसको हिम्मत नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ का जो राजा है वह काफी शक्तिशाली राजा थे, और वो काफी बड़ा क्षेत्र भी है, इसलिए वो यहाँ पर कब्जा करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ये तो अवध है, ये तो जब चाहेंगे तब इसको मिला लेंगे। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के अंग्रेज अभी आधा भारत पर लगभग कब्जा कर, पूरा दक्षिण भारत पर लगभग हो ही रहा है। दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो सॉरी मुंबई मुंबई तो उसको दहेज में ही मिला था, ये तो ऑलरेडी इसका है ही। अब इस क्षेत्र आज का वीडियो में हमने देखेंगे कि इस क्षेत्र पर वह कैसे शक्तिशाली राजा को पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित करता है।
तो सबसे पहले हम ये जाने कि मराठा, ये मराठा के हेड कौन थे। ये आंग्ल का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, आंग्ल का मतलब मराठा आंग्ल युद्ध का मतलब यही होता है कि मराठा और अंग्रेजों के बीच का युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र पर विजय पाना मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मराठा बहुत बड़े साम्राज्य था और सब वह छोटे छोटे टुकड़े में पहले से ऑलरेडी विभाजित था। बहुत सारे वहाँ राजा हुआ करते थे इस क्षेत्र में। लेकिन 1627 में एक महापुरुष जन्म लिए जिनको शिवाजी कहा गया है। तो सभी मराठा को संगठित करने वाले जो व्यक्ति हैं वह शिवाजी ही हैं। आप सुने होंगे इनका घोड़ा काफी प्रचलित घोड़ा था। खैर आइए हम शिवाजी के पहले विषय में बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि मराठा को संगठित करने वाले जो व्यक्ति थे वो शिवाजी थे, और जिनका जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। जिनका जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जिनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। उनके राजनीतिक गुरु दादाजी थे कुंडदेव जिनका नाम था, और उनका आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अब आइए हम एक बात पहले यहाँ तक आपको बता देना चाह रहे हैं कि हुआ क्या था। ये शाहजी भोसले उनके पिताजी जी जो थे वह दूसरे शादी कर लिए थे, और जीजाबाई और शिवाजी को छोड़कर वह अपने दूसरे बीवी के साथ दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर दिए। मतलब अब शिवाजी का लालन पालन बिना पिता का ही हो रहा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि पिता का फर्ज जितना भी होता है वह फर्ज उनकी माता जीजाबाई ने ही पूरा किया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि शिवाजी का बचपन का गुरु उनके माता पिता के रूप में, ये जो भी कहिए, बचपन का गुरु जीजाबाई ही है, क्योंकि माता और पिता दोनों का कर्तव्यों का निर्वहन जीजाबाई ने ही किया था। दूसरी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, उनके दादाजी कुंददेव थे, वह कैसे भागना है, कैसे छिपना है, कैसे लड़ाई लड़ना है, तो ये सारे युद्ध अर्थात आप कह सकते हैं छापेमारी या गोरिल्ला युद्ध, सभी युद्ध के विषय में जानकारी उनके दादाजी कुंडदेव ने ही दिए थे। वही शक्ति के कारण कुंडदेव के द्वारा जो दिया गया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि मराठा का एक प्रचलित पद्धति था लड़ाई का, या मराठा का जो खास बनाने वाला था वह क्या था आपका, तो गोरिल्ला और छापेमार का ये पद्धति, यही पद्धति मराठा को मुख्य बनाता है। चलिए अब उनका एक आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अब आइए इस पर एक कहानी थोड़ा छोटा सा आप लोगों को हम समझा दें कि उनका आध्यात्मिक गुरु जो थे रामदास, उनकी क्या कहानी है। तो कहा जाता है कि शिवाजी रामदास के सबसे प्रिय शिष्य थे। और सभी जो शिष्य थे उनको लगता था कि शिवाजी अमीर हैं, इनका साम्राज्य है, यह राजा बनेंगे, इसलिए रामदास उनको सबसे ज्यादा मानते थे। तो रामदास से जब ये चीज पूछा गया कि आप उनको क्यों मानते हैं, वो आपका प्रिय शिष्य क्यों है, तब रामदास कहते हैं कि वह वफादार है। तो सब शिष्य को लगा कि भाई वह वफादार कैसे है। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट मेरा प्रिय स्टूडेंट अगर रहेगा तो लोग पूछेगा कि बताइए 100 में से एक ही वो आपका प्रिय है, क्या कारण है। तो वही रामदास कहते हैं कि वह एक वफादार शिष्य है। कैसे, वह प्रमाणित करते क्या है कि 2-4-10 दिन के बाद रामदास अपना पेट पकड़ के रोने लगते हैं। तो सब शिष्य उनके पास आते हैं। जब सब शिष्य आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें एक असाध्य रोग हो गया है जो ठीक नहीं होगा, ठीक होगा बट एक चीज से ही ठीक होगा, उससे बेटर है कि हम मर ही जाए। तो शिवाजी बोले कि ऐसा क्या व्यवस्था है, क्या उपाय है, अगर उपाय है तो बताइए।
तो नहीं, बोले कि वह काफी दुर्लभ है जो तुम लोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उससे बेटर है कि हम मर ही जाएं। और पेट पकड़ के लगे चिल्लाने। मतलब ये तो एक प्रकार का नाटक कर रहे थे कि और अधिक शिवाजी उस पर आकर्षित हो उस मैटर पर। तब शिवाजी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यवस्था है, कोई साधन है, कोई दवाई है तो बताइए, हम अवश्य लाएंगे। तब शिवाजी कहते हैं, रामदास कहते हैं कि यह केवल शेरनी के दूध से ही ठीक हो सकता है। देखिए, रामदास इनका परीक्षा सबको सामने ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यह केवल शेरनी के दूध से ही ठीक होगा। अब शेरनी के दूध लाने हम किस शिष्य को भेजें, किसको मौत के मुंह में भेजें? उससे बेटर है कि हम ही मर जाएं। तब शिवाजी कहते हैं कि नहीं, शेरनी का दूध लाके हम देंगे। अब बताइए कि जो शिष्य शेरनी का दूध ला के दे सकता है वह वफादार नहीं हो सकता है। तब इस प्रकार की उनकी कहानी थी कि वो अपने वफादारी को सिद्ध किए थे। चलिए, अब इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने के बाद कहा गया कि 1674 में यह इनका राज्य अभिषेक होता है। कहा गया है कि 1674 में इनका राज्य अभिषेक होता है। कहाँ? तो रायगढ़ के दुर्ग में इनका राज्य अभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में होता है। कब बताएगा? 1674 में। 1674 में उनका राज्य अभिषेक होता है। और उसी समय राज्य अभिषेक के उपरांत उन्होंने छत्रपति शिवाजी, जैसे आप सुने होंगे छत्रपति शिवाजी का नाम, तो वही छत्रपति का उपाधि धारण वही करते हैं। मतलब अब शिवाजी का नाम छत्रपति शिवाजी हो गया। ये दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि शिवाजी ने छत्रपति का उपाधि कब धारण किया था, तो क्या कहेंगे? 1674 में। किसके उपरांत? तो वह राज्य अभिषेक करने के उपरांत उन्होंने छत्रपति शिवाजी का उपाधि धारण किया। अब आप लोगों को हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। जब शिवाजी अब राजा बन चुके हैं, राज्य अभिषेक उनका हो चुका है, उन्होंने उपाधि धारण कर लिया है। अब उन्होंने अपने राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, मतलब पूरे मराठा को एक साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया। मतलब मराठा में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने सही तरीके से चलाने के लिए एक नियम बनाते हैं जिसको अष्टप्रधान कहते हैं। मतलब कहा गया, अष्टप्रधान का मतलब हो गया कि राजा के लिए 8 गो प्रधान लोग बनाया जाएगा। मतलब 8, जैसे अभी कह सकते हैं ना कि अभी अलग अलग मंत्री जो बनाया जाता है, उसी टाइप का उस समय भी बनाया जाता था। उन्होंने शिवाजी सर्वप्रथम अष्टप्रधान बनाया। अष्टप्रधान में कौन कौन पहले आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं भेषपा। चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर आगे बनाया जाएगा। अष्टप्रधान में सबसे पहले 1 नंबर में भेषपा आता है। भेषपा का मतलब होता है क्या? प्रधानमंत्री। भेषपा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। दूसरा आप कह सकते हैं मजूमदार। मजूमदार का नाम आप सुने होंगे। मजूमदार, जिसको आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं? वित्त मंत्री कह सकते हैं, है ना। तो मजूमदार, जिसको वित्त मंत्री कह सकते हैं। भेषपा को आज की डेट में हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तीसरा आप देख पा रहे होंगे वाकिया। तीसरा उस समय बनाया गया था वाकिया, जिसको दरबान कहा जाता है, दरबार कह सकते हैं आप। उसके बाद बताया गया कि 4 नंबर में हुआ सचिव, जिसको आज ही अभी आप देखते होंगे कि हर मंत्री के साथ एक सेक्रेटरी होता है, वही सचिव बना है। सबका कार्य तो आप समझ ही रहे होंगे। प्रधानमंत्री का आज के समय में क्या काम है, वही काम उस समय इनका हुआ करता था। भेषपा का वित्त मंत्री का आज क्या काम है, वही काम उस समय
मजूमदार का हुआ करता था। दरबान जो है, आज के दरबान का क्या क्या काम होता है वही काम उस समय बाकिया का हुआ करता था। और सचिव का क्या काम होता था? तो राजकीय जो होता है, राजकीय पत्र आना जाना, राजकीय कोष का हर हिसाब वगैरह, ये सभी सचिव के पास हुआ करता था। 6 नंबर में बताया गया सुमंत। सुमंत आप सुने होंगे, अभी आज के देश में इसको क्या कर सकते हैं, एक सुमंत पद बनाया गया था उस समय, जिसको आज की डेट में क्या कर सकते हैं, विदेश मंत्री। आज के समय में इसको विदेश मंत्री कहा जा सकता है। उस समय विदेश मंत्री ना होके सुमंत हुआ करते थे। फिर क्या बनते थे, तो आप कर सकते हैं सेनापति। सेनापति तो आप समझते ही हैं कि सेनापति क्या होता है। साथ में बनता था आपका, साथ में आप कह सकते हैं पंडित राव, मतलब पूजा पाठ करवाने के लिए, ये सभी करवाने के लिए एक पंडित राव। और लास्ट में क्या बनते थे, एक न्यायाधीश, न्याय करने वाले। हो गया। इस प्रकार अष्टप्रधान बनाया गया था। मतलब मराठा के दरबार में ये 8 लोग हुआ करते थे जो अष्टप्रधान में आते थे। ये सभी उनका प्रमुख कार्य है। आज के समय में भी बताया गया कि विश्वा को उस समय, सॉरी, विश्वा को आज क्या कहा जा सकता है, मजूमदार को आज क्या कहा जा सकता है, न्यायाधीश तो आप समझते ही हैं, न्याय करने वाले जो होते हैं। अब ध्यान रखिए कि यही अष्टप्रधान मराठा को ले डूबता है। क्यों? क्योंकि राजा से अधिक पावर यहाँ भिसवा का ही हो जाता है। उस समय जो राजा का पावर हुआ करता था, जैसे कि आज देख लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिस प्रकार आज हमारे राष्ट्रपति हैं उस समय राजा हुआ करते थे, और जिस समय अभी मेरा प्रधानमंत्री है उस प्रकार भिसवा हुआ करते थे। तो आज भी देख पा रहे होंगे कि हमारे देश के अध्यक्ष तो राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन सभी कार्य प्रणाली या सभी कार्यभार प्रधानमंत्री के पास होता है। उसी प्रकार उस समय भी हुआ करता था कि राजा राष्ट्रपति के रूप में हुआ करता था और भिसवा प्रधानमंत्री के रूप में हुआ करता था। मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी चीजें आपको हम बताना चाहेंगे कि इनका जो टैक्स प्रणाली है, आज जो हम लोग देते हैं ना जीएसटी वगैरह, तो उस समय भी टैक्स लगता था। उस समय 2 प्रकार की कर लगता था, जिसका एक का नाम है चौथ और दूसरा का नाम है सर देशमुख। अब आइए चौथ और सर देशमुख के विषय में हम आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं कि ये चौथ क्या होता है और सर देशमुख। तो ये तो पहले आप जान लीजिए कि ये एक प्रकार का टैक्स प्रणाली है। चौथ में होता क्या था, चौथ और सर देशमुख, ये 2 प्रकार का टैक्स था उस समय। चौथ का मतलब होता है आमदनी के चौथे हिस्से। अब जो चौथ देने वाले क्षेत्र था, तो वह अपने आमदनी के चौथा हिस्सा कर सकते हैं कि दिया करते थे। और इसमें खास बात यह है कि चौथ से जितना भी इनकम होगा वो सभी इनकम ये अष्टप्रधान पर खर्च किए जाएंगे। चौथ से जितना भी इनकम आएगा ये सभी, ध्यान रखिए, केवल चौथ से जितना भी इनकम होगा ये सभी अष्टप्रधान के लिए खर्च किए जाएंगे। जबकि सर देशमुख का मतलब होता है आमदनी का 10वां भाग, मतलब 1/10, और इसको कहेंगे 1/4। तो 1/4 भाग मतलब चौथ जो आएगा वह सभी खर्च अष्टप्रधान पर किए जाएंगे, और सर देशमुख मतलब आमदनी का जो 10वां हिस्सा आएगा वह राजा अपने ऊपर खर्च करेगा। अब तो आपको समझ गया आ ही गया होगा कि ये टैक्स क्या है, सर देशमुख क्या होता है या चौथ क्या होता है, चौथ किनके ऊपर खर्च किए जाते थे, सर देशमुख किनके लिए होते थे, ये सारी चीज आप समझ गए। अब आइए यहाँ से कहानी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां से
चौथ मिलता था, सरदेशमुख मिलता था, और बहुत ऐसे क्षेत्र, नया नया क्षेत्र बना भी रहे थे ये लोग, जहां अब जो क्षेत्र मान लिया जाए कि सरदेशमुख या चौथ, मतलब जो क्षेत्र टैक्स नहीं दे रहा था, वैसे क्षेत्र में ये लोग क्या करते थे, लूटपाट मचाते थे, लूटपाट मचाते थे इस, और वहां के लोगों को स्वीकार करवाते थे, उस क्षेत्र के लोगों को स्वीकार करवाते थे, भरोसा दिलाते थे कि यदि तुम चौथ या सरदेशमुख दोनों में से कोई एक टैक्स तुम अदा करोगे तो तुम्हें कोई नहीं लूटेगा, इस बात की गारंटी मराठा लेता है। ठीक है, इस प्रकार अपने नए नए क्षेत्र को काफी विकसित किए, काफी बढ़ाए, मतलब बहुत ऐसे कर देने वाले क्षेत्र में काफी इजाफा करते हैं। अब आइए एक चीज और बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये तो हो गया आपका। एक प्रमुख बात बताना चाहेंगे कि यहाँ एक होता है, आप नाम सुने होंगे, जिसको पिंडार कहा गया है। मराठा में पिंडार काफी महत्वपूर्ण होता है, ये पिंडार है। तो ये पिंडार क्या है आप लोग जानते हैं? यहाँ कहा जाता है कि लूटपाट करने के लिए, जो भी बताया गया कि जो क्षेत्र आपका टैक्स नहीं दे रहा वैसे क्षेत्र में लूटपाट कर लिया जाता था। तो लूटपाट कौन करता था? करवाता तो मराठा था, ये तो निश्चित है। करता कौन था? तो कहा जाता है कि लूटपाट करने के लिए एक समूह या एक दल बनाया गया था, जिसे पिंडार कहा गया है। अब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। होता क्या था कि जो क्षेत्र आपका टैक्स नहीं दे रहा वैसे क्षेत्र में गया और पिंडारियों का एक समूह गया और वहां लूटपाट मचा लिया, और वहां से लूट को लाया। तो उसमें राजा के साथ साथ ये लोग का भी शेयर दिया जाता था, मतलब इन लोगों का कोई अस्थायी वेतन नहीं होता था। जितना ये लोग लूटपाट मचाया उसी में इसका कुछ हिस्सा ये लोग को मिलता था और कुछ राजा को मिलता था। अब इसके, ये जो पिंडार बताया गया, इसके अप्रोच से बचने के लिए लोग टैक्स देना शुरू करते थे। चलिए, तो पिंडार की कहानी आप ऑलरेडी समझ ही गए कि पिंडार क्या है। अब आइए हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब कहा जाता है कि अब ये पिंडार, अभी आपको बताया गया कि पिंडार धीरे धीरे काफी क्षेत्र को विकसित कर रहा था, जहां जो जो टैक्स नहीं दे रहा था उसको लूटपाट मचा रहा था। अब ये लोग लूटपाट करते करते मुगल बादशाह औरंगजेब के क्षेत्र में भी लूटपाट मचाने लगे। क्यों, आप समझेंगे कि क्योंकि सबका लीडर यहाँ शिवाजी हैं और ये काफी संगठित करके बनाए हुए थे, काफी शक्ति इनका धीरे धीरे उभर रहा था। तो होता क्या है कि यही पिंडार लोग धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब के क्षेत्र में भी लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं और औरंगजेब इससे परेशान हो गया। औरंगजेब लास्ट में क्या करता है कि एक संधि करता है, एक पुरंदर की संधि करता है, जिसमें कुछ क्षेत्र मराठा को दे दिया जाता है ताकि वह लूटपाट न मचाए। अब आप समझ गए होंगे कि औरंगजेब परेशान होने के बाद कौन संधि करता है, तो वह पुरंदर की संधि करता है, जिसमें ये संधि में होता क्या है, तो होता है कि औरंगजेब अपना कुछ क्षेत्र को मराठा को दे देता है ताकि मराठा इस पर अब लूटपाट आगे न मचाए। चलिए, अब यहां से कहानी धीरे धीरे बदल रहा है। कहा जा रहा है कि अब औरंगजेब अस्थाई कंप्रोमाइज करने के लिए, तो एक टेम्पोररी संधि कर लिया गया था जिसमें वो लोग परेशान न करें। अब औरंगजेब एक अस्थाई कंप्रोमाइज करना चाह रहा था, इसलिए शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया और उसमें उस दरबार में बहुत सारे राजा भी उपस्थित हुए थे। अब हुआ क्या था, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहानी कैसे बदल रही है। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। चलिए, अब होता क्या है कि अस्थाई कंप्रोमाइज करने के लिए शिवाजी को औरंगजेब अपने दरबार में बुलाता है। और मुगल के दरबार में होता क्या है कि बहुत सारे राजा उपस्थित रहते हैं और सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया गया था।
वहाँ मुगल के दरबार में सब राजा को, मतलब जो राजा जितने पावरशाली, जितने प्रभावशाली थे, उस हिसाब से उनको बैठने के लिए वहाँ स्थान बनाया गया था। मतलब कह सकते हैं किस प्रकार की पावर राजा का, तो मनसुबदार, मतलब जो राजा के पास जितना क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र के आधार पर बैठने का सीट बनाया गया था। तो शिवाजी के पास तो उतना बड़ा क्षेत्र था नहीं, शिवाजी उतना बड़ा राजा तो थे नहीं, इनका तो केवल मराठे लोग के नहीं संगठित किए थे। तो इसलिए होता क्या है कि इनको बैठने के लिए सबसे नीचे का स्थान दिया जाता है। मतलब सब राजा के लिए स्थान ऐसे इस प्रकार बनाया गया है, मतलब आगे पीछे आप कह सकते हैं, सब राजा के लिए आगे स्थान बनाया गया है इस प्रकार, और शिवाजी को बैठने के लिए पीछे स्थान बनाया गया था। यहाँ आपका मुगल औरंगजेब बैठता और इस प्रकार का बनाया गया था। इस चीज से शिवाजी को काफी गुस्सा आ गया और मुगल के दरबार में ही वह मुगलों से भीड़ गए। मतलब कहा जाता है कि औरंगजेब से वह भीड़ जाते हैं और फैटम फैटी शुरू कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि अपने सिपाहियों की सहायता से इनको पकड़कर बंदी बना लेता है और इनको आगरा के जेल में कैदी कर लेता है। अब मराठा धीरे धीरे शांत हो रहा है, देखिए क्या होता है। शिवाजी को यहाँ कैद कर लिया गया। कहानी दोस्तों हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझें। ऐसा नहीं कि हमको ये भी नहीं पता लगे कि ये शिवाजी कौन है, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध में शिवाजी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कहानी का शुरुआत शिवाजी से ही होता है। इसलिए क्योंकि मराठा जब भी आप पढ़ेंगे तो बिना शिवाजी का पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि शिवाजी एक उभरता हुआ शक्ति के रूप में मराठा के थे। खैर आइए, अब होता क्या है कि जब उनको आगरा की जेल में बंद कर दिया जाता है तो कुछ दिनों के पश्चात वह जेल तोड़कर भाग जाते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि अब शिवाजी क्या करेंगे। अब शिवाजी जेल से भागने के बाद क्या करते हैं कि मुगलों को काफी परेशान करना शुरू कर देते हैं, काफी तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि मराठा लोग को युद्ध का जो प्रणाली है ये काफी इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है। छापेमार और गोरिल्ला का जो पद्धति है, यही पद्धति शिवाजी को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। क्यों? गोरिल्ला में होता क्या है कि ये लोग पहाड़ी जंगल क्षेत्र वाले लोग थे, इन लोगों को काफी अनुभव था उस क्षेत्र में, इधर से घुसे उधर निकल गए, इधर से चढ़े उधर उतर गए। और गोरिल्ला में होता क्या था कि वो लोग पेड़ पौधे के भेष में, जैसे पेड़ पौधे की वस्त्र बना हुआ रहता था उन लोगों को, पेड़ पौधों आपस में, मतलब इस टाइप को अपने आप को बना लेते थे कि पेड़ पौधों में छुप गए और सेना का अग्रिम पंक्ति द्वितीय पंक्ति पार हुआ, जब देखे कि ये कमजोर पंक्ति है तो पेड़ से कूदे और इसको खत्म कर दिए। इस प्रकार की पद्धति इनका हुआ करता था। दूसरा, छापेमार में कहा गया कि आए हत्या, ऐसे हमला किए अब पुनः फिर जंगल में भाग गए, सोचते रहिए। क्यों? क्योंकि इस समय उन लोगों का शक्ति उभर तो रहा था, लेकिन इतना भी तो नहीं उभर रहा था कि औरंगजेब वगैरह को सामने सामने टक्कर दे सके, इतना भी शक्ति उन लोगों के पास अभी नहीं था। चलिए, अब कहा गया कि शिवाजी काफी उसको परेशान करने लगे। अब चलिए कहानी यहाँ से बदलती है, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी आ चुके थे। अब हम बात करें 1680 का। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 ईस्वी में शिवाजी का 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात, अब आइए इनका थोड़ा सा हम कहानी बता देते हैं। ये आपका शिवाजी हो गए और इनका दो पुत्र थे। शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी और राजा राम। तो हुआ क्या कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात राजा कौन बनेंगे? संभाजी राजा बनते हैं। अब हुआ क्या कि ये संभाजी कब से कब राजा रहेंगे?
तो कहा गया कि 1680 से लेकर 1689 तक ये संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक के राजा रहते हैं। अब संभाजी आराम से अपना वहां साम्राज्य चला रहे थे, लेकिन अब संभाजी अपना कार्यभार अपने पुत्र शाहू को देना चाहते थे। शाहू को देना चाहते थे। अब उसमें होता क्या है कि औरंगजेब शाहू को ले जाके जेल में कैद कर लेता है। शाहू जी को ले जाकर वह जेल में कैद कर लेता है। इसलिए अब अगला राजा कौन बनेंगे? तो कहा गया राजा राम वहां का अगला राजा बनेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए कि संभाजी अपना राजपाट शाहू को देना चाहते थे, अपने पुत्र शाहू को देना चाहते थे, लेकिन उनको शाहू जी को औरंगजेब उठाकर अपने कब्जे में लेके चला गया। अब वहां का राजा राम बनेंगे, लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि राजा राम की हत्या कर देते हैं। ध्यान दीजिए कहानी को। अब जो राजा बनने वाले थे उसको भी उठा के लेके चल गए, जो राजा बना उसका हत्या कर दिए। तब राजा राम की पत्नी जो थी उनका नाम था ताराबाई, उनका नाम ताराबाई था। अब पूरे राजपाट ताराबाई खुद संभाल लेती है, लेकिन होता क्या है कि उसी क्रम में आप सुने होंगे इस प्रकार की ये चल रहा था। ताराबाई भी काफी दिन तक वहां नेतृत्व कर रहा था मराठा का, लेकिन होता क्या है आप सुने भी होंगे, पिछले वीडियो में भी हम पढ़ाए थे कि 1607 ये काफी इंपॉर्टेंट तिथि है और इसको आप लोग याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट तिथि में होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब यहां से कहानी नया टर्न लेती है। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात वहां के राजा बहादुर शाह बनते हैं। अब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र बहादुर शाह वहां के राजा बनते हैं और कहते हैं कि भाई हमको विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए वह शाहू जी को जेल से मुक्त कर देते हैं। अब देखिए कहानी कैसे बदलेगा। शाहू जी को जेल से मुक्त करने के बाद ये डायरेक्ट ताराबाई से जाके भिड़ जाती हैं। जब शाहू जी को मुक्त किया जाता है, ये जाते हैं और भिड़ जाते हैं, कहते हैं कि राजा हम बनने वाले थे तो राजा हम बनेंगे। इस प्रकार वह ताराबाई से जाकर भिड़ जाते हैं। अब भिड़ने के बाद वह खुद राजा बन जाते हैं। अब खुद राजा बन तो जाते हैं। अब आइए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अभी राजा कौन बने हुए हैं? तो शाहू जी। अभी मराठा का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? शाहू जी, है ना। अब होता क्या है कि शाहू नेतृत्व तो कर रहा है और उन्होंने बेसवा बना दिया बाजीराव को। देखिए कहानी कैसे बदलती है। उन्होंने जो अष्टप्रधान बताया गया था उसमें बेसवा बाजीराव प्रथम को बना देते हैं। बाजीराव एक और आगे बनते हैं, इसलिए इनको प्रथम कहा गया। बाजीराव प्रथम को बेसवा बना दिया जाता है। और आप जानते ही हैं कि राजा से अधिक पावर बेसवा का ही हुआ करता है, क्योंकि सारे शक्ति बेसवा के पास ही मिलता है। इस प्रकार शाहू जी लगभग 1720 से लेकर 1740 तक 1720 से लेकर 1740 तक रहते हैं। और उस समय अब देखिए क्या होता है कि इतना न पावर बाजीराव को मिल गया है कि अब शाहू जी की कहानी ही यहाँ समाप्त हो गई है। अब यहाँ के बाद बाजीराव का ही कहानी चलना आरंभ होता है। अब आइए 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ के बाद हम आप लोगों को बताएंगे। खाली आप लोग ध्यान रखें कि अभी इस समय राजा शाहू जी बने हुए हैं और बेसवा बाजीराव को बनाया गया है। बाजीराव को इतना अधिक शक्ति मिल गया है कि राजा का कोई जरूरत ही नहीं रहता है। अब यहीं से आगे की कड़ी चलेगी, इसलिए आप लोगों के साथ
1 मिनट का हम ब्रेक लेना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब पुनः फिर हम यहाँ आते हैं। अब आप लोग भी मेरे साथ आए, हम आपको अब कहानी को अगली कड़ी आप लोगों के बीच हम शेयर करना चाह रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी, अब ब्रेक खत्म हुआ आपका, अब आइए मेरे साथ बनिए। जो लोग जुड़ गए हैं, जो पुनः जुड़ गए हैं, वह फिर से हम उठा दें और इस कड़ी को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। गुड। चलिए एक सही सही जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए अब देख पा रहे हैं, अंगूठा भेजिए, अंगूठा भेजिए। और अगर आप पुनः जुड़ गए हैं तो पुनः अंगूठा भेजिए। गुड। जो पहले से जुड़े हुए भी थे वो भी अंगूठा भेजिए। गुड गुड गुड। अब आइए मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। अब कहा गया कि यहाँ पेशवा बाजीराव बन गए हैं और इनका पुत्र थे। ध्यान रखिए, इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम छोड़ देते हैं कि अब पेशवा कौन बन चुके हैं। पेशवा अब बाजीराव प्रथम बन चुके हैं और इनके पुत्र का नाम था, इनका जो पुत्र थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव और इनके पुत्र, 2 पुत्र हैं। चलिए अब कहानी को हम थोड़ा सा यहाँ लेके चलते हैं। कहा गया कि बाजीराव और बालाजी बाजीराव इस समय मराठा मुख्य रूप से अपने शक्ति में उभर रहा था, उनका शक्ति काफी प्रचलित हो रही थी। कहा जाता है, इस कुछ बातें ऐसे भी है कि उस समय मतलब बाजीराव और बालाजी बाजीराव के समय में उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया करता था। मतलब 3 समुद्र का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपका मैप है तो कहा जा रहा है कि ये आपका मुंबई यहाँ पी रहा था, दूसरा उड़ीसा और तीसरा ये बंगाल। ये 3 जगह के मतलब इतने बड़े साम्राज्य में वो अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते कर लिए थे। बंगाल की खाड़ी, बंगाल में तो ऑलरेडी अभी उसका ही कब्जा है। बंगाल की खाड़ी का कुछ क्षेत्र था। यहाँ उड़ीसा आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र पर इनका कब्जा हो चुका था। और इधर मुंबई में तो ऑलरेडी वही था, लेकिन मुंबई का भी कुछ क्षेत्र में इनका कब्जा हुआ करता था। इस प्रकार कहा जाता है कि बाजीराव या बालाजी बाजीराव के समय में उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया करता था। चलिए अब यहाँ से हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय मराठा काफी उभर रहा था, काफी शक्तिशाली बन रहा था। अब हर राजा, जो छोटे छोटे राजा था, उनको लग रहा था कि अब भारत का प्रधान मुख्य रूप से मराठा ही बनेगा। मतलब कह सकते हैं बादशाह जो कहा गया है वह कौन बनेंगे, अब मराठा ही बनेंगे। चलिए अब यहाँ के बाद थोड़ा सा हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं। आप सुने होंगे नादिर शाह का नाम। नादिर शाह बहुत बड़े राजा थे, या कह सकते हैं छीन छोड़ करने वाले इस प्रकार के एक शासक थे। ये जो आप जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट देख रहे हैं, इस बेल्ट से लेके इधर ईरान, ये सभी पर नादिर शाह क्या करता। नादिर शाह का नाम सुने होंगे। नादिर शाह जो भारत से कोहिनूर चुरा के ले गया था। मतलब कह सकते हैं कि जो कोहिनूर था वह शाहजहां अपने अपने तख्ते ताज में जड़वा लिया था, अपने कुर्सी में ही कोहिनूर हीरा को लगवा लिया था, लेकिन नादिर शाह वहां से छीन कर लेके चला गया था, वही नादिर शाह। चलिए तो उस नादिर शाह का एक क्या कह सकते हैं सेनापति, जिसका नाम था अहमद शाह ईरानी। कहा गया कि किनका किनका, तो नादिर शाह, नादिर शाह के सेनापति थे। सेनापति जिनका नाम था अहमद शाह ईरानी। ईरानी तो ये क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं,
इस क्षेत्र पर वह कब्जा कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह वाला ये जो बेल्ट ऊपर देख रहे हैं, मतलब उत्तरी भारत की हम बात कर रहे हैं, उत्तरी और पश्चिमी। इधर जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसका इस क्षेत्र पर यही अहमद शाह ईरानी कब्जा कर लिया। लेकिन अहमद शाह ईरानी का काम था केवल कब्जा करना, यही नहीं कि वहां आके राज करना, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र इधर पहले भी था। तो करता क्या है कि इस क्षेत्र के लिए एक अलग राजा नियुक्त कर देता है और वह पुनः इधर अपना राज्य में वह वापस चला जाता है। लेकिन अभी आपको हम बता रहे थे कि यहाँ बालाजी बाजीराव के समय में काफी वर्चस्व में था मराठा। वह मराठा इस बेल्ट पर कब्जा कर लेता है। ध्यान दीजिए, अब बालाजी बाजीराव क्या किए, इस बेल्ट पर जाके वह कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद यह राजा दौड़ के जाता है अहमद शाह ईरानी के पास कि भाई अब हमको मदद कीजिए। देखिए यहीं से कहानी बदलती है और मराठा यहीं आके टूट जाती है। ताकि इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इस बेल्ट पर आपका बालाजी बाजीराव कब्जा कर लेते हैं। तब यहाँ का जो राजा था वह फिर वापस आता अहमद शाह ईरानी के पास कि भाई अब हमको मदद कीजिए, आप ही हमको राजा बनाया है। अहमद शाह ईरानी अपना सेना लेकर यहाँ पानीपत के मैदान में वह पहुंचता है। अब देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यही हुआ था। अब हुआ क्या कि इधर से बालाजी बाजीराव का भी सेना का 3 टुकड़ी चला, यहाँ पानीपत के मैदान पहुंच रहा था, और इधर से अहमद शाह ईरानी का भी सेना यहाँ पहुंच गया था। लेकिन इनका सेना जो था तीनों टुकड़ी अलग अलग चल रहा था। देखिए हारने का मुख्य रीजन यही है, इनका सेना का जो तीनों टुकड़ी था वह बारी बारी से पानीपत के मैदान में पहुंच रहा था, और यह सेना को एकत्रित होने न देकर डायरेक्ट हमला बोल दिया। सेना का एक टुकड़ी आया, उस पर हमला बोल के उसको खलास कर दिया। फिर सेना का दूसरा टुकड़ी आता है, उसको भी वह हमला करके खलास कर देता है, और ये तीसरा टुकड़ी भी आता है, उसको हमला करके खत्म कर देता है। लेकिन ये जो सेना का तीनों टुकड़ी आता है, इसमें बालाजी बाजीराव का पुत्र सदाशिव भाव की कहानी हम बता रहे हैं। सदाशिव भाव, ये जो सदाशिव भाव को आप देख रहे हैं, ये एक महान योद्धा था। यही ये सेना के तीनों टुकड़ी का नेतृत्व करके चला था, और यहाँ सेना बारी बारी से पहुंचा और सभी को मार गिराया, मतलब यहाँ पास्ट कर दिया। उसके बाद अहमद शाह ईरानी फिर से पुनः अपने क्षेत्र में वापस चला था, क्योंकि इसको इस क्षेत्र पर राज्य नहीं करना था। वह तो केवल आया, यहाँ ठोक ठाक के सही कर दिया और वापस चला गया। अब आइए यहाँ एक थोड़ा सा दर्दनाक आता है। अब कहा जाता है कि यहाँ जो हार होती है, सदाशिव भाई को जो मृत्यु होती है या उनके भाई को जो मृत्यु होती है, तो एक बात आइए, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण क्या करते हैं कि बालाजी बाजीराव को ये सूचना देना तो था कि ऐसे ऐसे वहां हुआ, आपका पुत्र मर गया, सब सेना मर गया, हार गए हम लोग, ये सब सूचना देना था। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, एक संकेत के रूप में सूचना देते हैं कि हीरा मोती विलीन हो गए, सोना चांदी सब खत्म हो गए, और तांबा का गणना नहीं किया जा सकता। मतलब हीरा मोती के मतलब उनके दोनों पुत्र, और सोना चांदी के मतलब उनके 12 योद्धा थे, महान योद्धा थे, 12 योद्धा का माना गया। और तांबे का गणना ही मतलब कितना सेना मरा इसका गणना नहीं किया जा सकता है। बालाजी बाजीराव इस बात को समझ गए कि हीरा मोती का मतलब हमारे पुत्र को कहा गया है, और अभी नहीं, हीरा मोती का मतलब हमारे पुत्र को कहा गया है, और सोने चांदी हमारे 12 योद्धा को कहा गया है, और तांबे का गणना नहीं, मतलब हमारे सैनिक कितना मरा इसका कोई गणना नहीं है। इस प्रकार मराठा अब यहाँ टूट जाता है। इस प्रकार मराठा यहाँ टूट गया। मतलब आप कह सकते हैं ये 1661 की बात, 1761 की बात है। 1761 में मराठा का शक्ति
में काफी हरास आ जाता है, वह टूट जाता है, क्योंकि जब ये खबर सुनते हैं बालाजी बाजीराव, वो भी अपना स्वर्ग सिधार जाते हैं। इस प्रकार मराठा अब काफी टूट गया है। चलिए अब हम कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि मराठा एक उभरता हुआ शक्ति था, वो अगला राजा वही बनने वाला था, लेकिन अब तो ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसमें तो अब ये साबित हो गया। देखिए युद्ध का एक विशेष गुण क्या रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध का विशेष गुण क्या रहा, राजा कौन बनेगा ये निर्णय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अहमद शाह ईरानी तो यहाँ हमला करके मतलब मराठा को ठोक बजा के वह सीधा करके और चला गया। तो अब यहाँ का हेड कौन, भारत में हेड कौन बनेगा, इस बात का फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि ये तो बनना नहीं चाहता था, और दूसरा मराठा बन नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध जो मराठा और अहमद शाह ईरानी के साथ जो होता है, इस युद्ध में ये फाइनल नहीं हो सका कि अब भारत के राजा कौन बनेगा, लेकिन इतना जरूर फाइनल हो गया था कि मराठा वहां के राजा नहीं बनेंगे। अब मराठा काफी टूट गया है। अब यही टूटने का फायदा अंग्रेज उठाएगा, क्योंकि कोई अंग्रेज तो यहाँ ऑलरेडी पहले से घात लगाए हुए बैठे था। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब कहा जाता है कि अब यहाँ कहा जा रहा है कि अंग्रेज काफी टूट गए थे, लेकिन अब हुआ कि भाई मराठा का हेड कौन बनेगा। मराठा तो काफी परास्त हो गया था, काफी भागों में विखंडित हो गया था, इसलिए अब प्रश्न अब ये उठ रहा था कि मराठा का हेड कौन बनेगा। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मराठा सेनानी जो थे, उनका नाम नाना फडणवीस था। इन्होंने ही मराठा के हेड बने थे, लेकिन इन्होंने पहले ही मना कर दिए थे कि ना यहाँ का हम राजा बनेंगे और ना ही हम वहाँ का पेशवा बनेंगे, हम केवल आप लोगों को एक राय सलाह देने के लिए हेड बनेंगे। अब तो हो गया, या मिला जुला के या कर सकते हैं कि मराठा के हेड तो अब एक ही व्यक्ति बचे, नाना फडणवीस, जिनका मराठा आंग्ल युद्ध में अहम भूमिका रहती है। अब आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कि खाली आप लोग इतना विषय जरूर याद रखेंगे कि इस समय मतलब 1761 के बाद मराठा के हेड मतलब मराठा का नेतृत्व मुख्य रूप से नाना फडणवीस ही कर रहे थे। अब आइए, कहा गया है कि अब 1755 से लेकर 1775 से लेकर 1782 तक आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। अब होता क्या है कि अब वहां का हेड बालाजी बाजीराव जो भी बताया कि मर गए थे, उन्हीं का वंशज नारायण राव बनते हैं। बालाजी बाजीराव के वंशज नारायण राव बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके एक चाचा थे। अब पेशवा वही बनना चाह रहे थे और यहाँ पेशवा बन गए नारायण राव। जैसे इस प्रकार देखिए, बालाजी बाजीराव के वंशज कौन थे, तो नारायण राव। अब पेशवा मतलब बालाजी बाजीराव को मरने के बाद उनके वंशज ही पेशवा बनते हैं, जिनका नाम नारायण राव रहता है। और इनका एक चाचा है जिनका नाम कह सकते हैं आप रघुनाथ राव। इनका एक चाचा थे जिनका नाम रघुनाथ राव था, वही अब पेशवा बनना चाहते थे। इसलिए वह क्या किए कि प्रोग्राम करके नारायण राव की हत्या कर दिए, और हत्या करके वो अपने आप को पेशवा घोषित कर दिए। लेकिन अभी कैसे होगा, क्योंकि अभी मराठा का हेड जो बने थे, याद होगा आप लोगों को, मराठा का हेड कौन बने थे, तो नाना फडणवीस। ये सूचना जब नाना फडणवीस को गया तो वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि ये कैसे होगा,
तब ये रघुनाथ राव क्या कहते हैं कि हमने इसका हत्या नहीं किया है, नारायण राव का हत्या हमने नहीं किया है। तब नाना फडणवीस कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब का जो बेसवा बनेगा वह उनका पुत्र, मतलब नारायण राव का पुत्र कौन थे? माधव नारायण। माधव नारायण अब अगला बेसवा वही बनेंगे। अब सोचिए कि हाँ, रघुनाथ राव काफी गुस्सा होने लगे। वह तो प्रोग्राम करके इसका हत्या किए नारायण राव का कि बेसवा हम बनेंगे, लेकिन नाना फडणवीस ने कह दिया कि ठीक है, आपने हत्या नहीं किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगला बेसवा अब माधव नारायण उसका पुत्र बनेगा। अब इनका प्रोग्राम सब चौपट हो गया। रघुनाथ राव का जो प्रोग्राम था वो सब चौपट हो गया। ये क्या करते हैं, ऑनर देखते हैं तो ये डायरेक्ट अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। अब आपको पता ही होगा, अंग्रेज तो हाथ लगा के बैठा ही था, वो तो मौका ही खोज रहा था कि किस प्रकार से हम लड़ाई लड़ना शुरू करें, क्योंकि अब तो मराठा कमजोर हो चुका था। तो होता क्या है कि वही 1775 में सूरत की संधि होता है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। मतलब रघुनाथ राव का कहना है कि अगला बेसवा आप हमको घोषित कर दीजिए, इसके बदले में आपको कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार का सूरत की संधि होती है, जिसमें क्या हुआ आप तो पता ही चल गया कि सूरत की संधि क्यों किया गया था। क्योंकि रघुनाथ राव बेसवा बनना चाहते थे और अंग्रेज कुछ क्षेत्र लेना चाहता था। यही बात पर एक संधि होती है जिसे सूरत की संधि कहा गया, जो 1775 में होता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये पता चला कि रघुनाथ राव संधि किया है, तो सब मराठा एक साथ फिर से पुनः मिल गया कि तुम उसके साथ मिला है, चलो आज हम तुमको ठीके कर देते हैं। तो इस प्रकार वह सब एक साथ मिल जाता है। मिलने में होता क्या है कि दोनों के बीच में काफी युद्ध होती है, और उस समय एक पुरंदर की संधि किया जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्र ले लिया जाता है, कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। मतलब अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये संधि होता है, लेकिन ये संधि सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसके बाद भी 1776 में संधि हो रहा, पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हो रहा, और फिर देखिए 79 में फिर से युद्ध हो गया, तेलगांव का युद्ध। तेलगांव का युद्ध जो होता है वह अंग्रेज और मराठा के बीच होता है, क्योंकि ये संधि जो था वह संतोषजनक था, इसलिए फिर से एक संधि किया गया, बरगांव की संधि। अब होता क्या है, देखिए यहाँ लड़ाई और संधि के पीछे यही रीजन है कि जब अंग्रेज हारने लगता है तो वह तुरंत एक संधि करना शुरू कर देता है। जब इसकी शक्ति इजाफा होती है, मतलब इसका शक्ति बढ़ने लगता है, तो फिर से पुनः लड़ाई छेड़ देता है। इस प्रकार यहाँ देखिए तेलगांव के युद्ध 1779 में होता है, लेकिन फिर एक बरगांव की संधि कर ली जाती है। लेकिन ये भी संधि संतोषजनक नहीं रहा। क्यों? आइए, संतोषजनक बार बार नहीं हो रहा है, इसका पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बंगाल, मद्रास, मुंबई 3 गवर्नर हैं। तो ये जो संधि हो रहा था, कभी इसके साथ हो रहा था, कभी इसके साथ हो रहा था, इसलिए सही तरीके से भांज नहीं बैठ रहा था, मतलब सही तरीके से संधि नहीं हो पा रहा था। अंतिम में फिर क्या किया कि अंग्रेज अपनी सेना में इजाफा किया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उस युद्ध के बाद भी वह जब हारने लगा तो एक अस्थाई सालबाई की संधि किया, एक सालबाई की संधि किया 1782 में। इस संधि में होता क्या है कि ये लोग तो जीत ही रहे थे, फिर भी वो अंग्रेज लोग संधि कर लिया। तो संधि में देखिए क्या बात रखा गया है, कहा गया कि ठीक है, अगला बेसवा ये आपका माधव नारायण ही बनेंगे, माधव नारायण ही बनेंगे, लेकिन रघुनाथ राव को पेंशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो उनका चाचा है। कह रहा है कि वो भी तो उनका चाचा है, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। इस प्रकार वार्षिक पेंशन रघुनाथ राव को मिलना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। चलिए अब हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में आप लोगों के बीच वर्णन करेंगे। अब होता क्या है कि 1800 में
मराठा के जो हेड थे, क्या उनका नाम था, नाना फडणवीस। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। और जब हम मैसूर का युद्ध पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा कि 1798 में ही 98-99 में ही जो अंग्रेजों का है ब्लेजली आता है, वह एक संधि लाता है, ब्लेजली की संधि जो कहा गया सहायक संधि। अब ध्यान दीजिए, मैसूर में ये हो रहा था 1798 में, और 1800 में इनका मृत्यु ही हो जाता है। तो अब ये लोग चाहते थे, मतलब अंग्रेज लोग चाहता था कि ये लोग को भी संधि मनवाएं। लेकिन आइए कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। होता क्या है कि जब एक बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब वहाँ मराठा मतलब सदाशिव भाऊ की जब मृत्यु होती है, ये मृत्यु की खबर सुन के जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है, उस समय मराठा काफी भागों में टूट जाती है। ये बात आपको बताया गया था। तो वो भाग कौन कौन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं गुजरात में, गुजरात अलग हो गया, सिंधिया अलग हो गया, भोसले अलग हो गया। कि मतलब हर मराठा कह रहे थे, कोई कह रहा कि हम होलकर के वंश के हैं, तो कोई कहता है कि हम बेसवा के वंश के हैं, तो कोई सुने होंगे घोसले के वंश के हैं। इस प्रकार एक गायकवाड़ था, सब अलग अलग विभक्त हो गया था। तो आइए उसी का एक वर्णन यहाँ किया गया है कि पूना का हेड, मतलब जो मराठा अलग अलग टूटा था, अलग अलग हेड जो बन गए थे, तो पूना के हेड थे बाजीराव द्वितीय। तो हुआ क्या कि भोसले ने हमला कर दिया। पूना का जो हेड थे ये क्या करते हैं, एक कहानी यहाँ पर एक छोटी सी बताया गया है, जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि द्वितीय युद्ध में क्या होता है। गुड। अब होता क्या है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं बाजीराव द्वितीय, ये आपका पूना का हेड है, और दूसरा आपका कौन है, भोसले। ये दोनों में आपसी विवाद के कारण भोसले क्या करते हैं, भोसले वंश के जो राजा थे वह बाजीराव पर हमला कर देते हैं। अब बाजीराव द्वितीय को लगा कि हम लोग हार जाएंगे, हम लोग घोसले से हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि लाया था, सहायक संधि क्या था ये तो हम आपको बता ही दिए थे, आइए थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। ब्लेजली का जो द्वारा सहायक संधि लाया गया था, उसमें यही था कि आप लोग क्या कीजिए कि अपना सेना हटा दीजिए और मेरा सेना ले लीजिए। आप लोग को जितना सेना पर खर्च आता है उसका कुछ भाग ही हम लेंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे। हम तो आपको ज़्यादा सेना देंगे नहीं, मात्र 5 ही देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर 5 लाख भी देंगे। इस प्रकार का वह आपका ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि था। चलिए, तो वही क्या करते हैं बाजीराव, इससे युद्ध में हारने के डर से वह ब्लेजली के द्वारा लाया हुआ सहायक संधि पर वह हस्ताक्षर कर लेते हैं, जिससे अंग्रेज इसको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, अंग्रेज तो यही खोजता ही रहता है हमेशा लड़ाई लड़ने का, कि कैसे कोई ऑप्शन मिले ताकि हम उसमें टांग अड़ाए, क्योंकि अंग्रेज का हमेशा पैनी निजा इस पर लगा हुआ रहता है। तो वह क्या कि वही ब्लेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब हस्ताक्षर होने के बाद होता क्या है कि ये लोग फिर से मिल गए कि तुम उसके सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है, अब तुमको कैसे बचाता हम ये देखते हैं। इस प्रकार मिलके सभी मराठा और अंग्रेज एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। ये कहानी कब की जा रही है, तो आपको याद होगा 1803 से लेकर 6 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया है उसके विषय में बात किया जा रहा है। तो होता क्या है कि बाजीराव को सहायक संधि मानने पर सभी मराठा एक साथ एकत्र हो जाते हैं, और उधर से अंग्रेज का सेना और इधर से
आपका मराठा मिलकर युद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि सबके साथ अलग अलग संधि करके ये लड़ाई को निपटा दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि होलकर के साथ संधि, होलकर संधि का मान लेता, होलकर के साथ संधि की जाती है। वह कौन सी संधि रहती है? तो कहा गया है राजपुर घाट की संधि। होलकर के साथ संधि कर लिया जाता है, जिसका नाम क्या रखा गया? राजपुर घाट की संधि। दूसरे भोसले के साथ ये घोसले के साथ संधि की जाती है, देवगांव की संधि। इस प्रकार से जो छोटे छोटे राजा थे सभी के साथ कुछ ना कुछ संधि करके, संधि तो यही होता है कि कुछ तुम लोग कुछ हम लेंगे। तो उसी प्रकार आप कहा जाता है कि सभी लगभग राजाओं के साथ ये लड़के संधि करता है और उसका कुछ कुछ राज्य को छीन लेता है और उसके पंख को कुतर देता है कि वह अब उससे उसका राज्य छीन कर ये भी वहां शासन करने लगता है। चलिए, मतलब संधि इसीलिए तो किया ही जा रहा था कि कुछ कुछ राज्य को छीन लिया जाए। इस प्रकार करके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। अब आइए, अब अंग्रेज चाहता था कि ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि ला गया उस पर सभी राजाओं को स्वीकृति ले ले, लेकिन वह चाहता था स्वीकृति लेने के पूर्व एक युद्ध वो और करना चाहता था, और ये एक युद्ध हो ही जाता है। होता क्या है कि बालाजी बाजीराव के एक मंत्री था। बालाजी बाजीराव का एक मंत्री था। आइए थोड़ा सा हम कहानी बता दे रहे हैं। सॉरी, बालाजी नहीं, बालाजी तो ऑलरेडी मर ही चुका है। बाजीराव द्वितीय ये कहाँ के थे? तो आपको पता होगा, ये पूना के हेड हैं। और दूसरा आपका कहाँ के हैं? तो कहा गया गायकवाड़ ना। तीसरा युद्ध के विषय में बात कर रहे हैं। तो तीसरा में बताया गया कि गायकवाड़, ये बाजीराव गायकवाड़ को कहते हैं कि मेरा 1 करोड़ रुपया तुम्हारे यहाँ लेन देन में उधार रह गया है। तो गायकवाड़ के राजा कहते हैं, यहाँ के जो हेड रहते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, हम अपने मंत्री को भेज के हिसाब करवा लेते हैं। वही एक मंत्री को भेजते हैं। मंत्री का नाम क्या बताया गया है? तो कहा गया मुनीम के रूप में जो गए थे वहां, उनका नाम गंगाधर शास्त्री था। वो गायकवाड़ भेजे कि ठीक है, हम गंगाराव शास्त्री को भेजते हैं, हिसाब किताब जाकर कर लेंगे। अब जैसे ही वहां गए तो वह उसका एक मंत्री था, यहाँ जो दिखाया गया उसका एक मंत्री था। मंत्री का नाम था त्र्यंबकजी। ऐसे ही कह सकते हैं, त्र्यंबकजी। ये बाजीराव द्वितीय का मंत्री था। उन्होंने इनके द्वारा जो भेजे गए थे रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं या प्रतिनिधित्व करने वाले को जो भेजे थे मुनीम के रूप में, मतलब आप कह सकते हैं कि गायकवाड़ के द्वारा जो गंगाधर शास्त्री को भेजा गया था वो उसको ये त्र्यंबकजी हत्या कर देता है। अब ये सिंपल सी बात है कि जब इनके मुनीम को ये हत्या कर देता है बाजीराव का मंत्री, तब ये काफी फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये लड़ाई लड़ने के लिए उतावल हो गए, लेकिन एक दूसरा कारण और भी था। ये तो पहला कारण दिखाया गया तृतीय युद्ध का। दूसरा कारण ये था कि पिंडारियों का दमन। ये पिंडारियों को जो समूह बताया गया था, ये पिंडारियों लोग अंग्रेज को भी नहीं छोड़ता था। इसलिए अंग्रेज चाहता था कि सबसे पहले ये पिंडारियों को ही खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए खत्म करने के लिए ये पिंडारियों पर हमला कर देते हैं। हमला कर रहा, सामने रह सकता है। पिंडारियों पर वो हमला कर देता। मुख्य तृतीय
आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण यही रहा, पिंडारियों पर हमला करने में होता क्या है कि सभी मराठा लोग इसके सपोर्ट में जाते हैं पिंडारियों को, और धीरे धीरे सबों का दमन हो जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सब लोग को धीरे धीरे यहाँ पराजित कर देता है, सभी जो अंग्रेजों का हेड था सबको वह पराजित कर देते हैं। अब होता क्या है कि सब जो उसका हेड बचे हुए थे, कुछ हेड थे, सबों के साथ संधि किया गया है। संधि में हुआ क्या था कि जो भी मराठा के हेड हैं, अब यहाँ देखिए वो लोग जो बोल रहे थे ब्लेजली का संधि, अब ब्लेजली की संधि नहीं रहा, अब खत्म हो गया वो। अब अंग्रेजों का कहना था कि अब आप लोग पेंशनर बन जाइए, मतलब आप लोग अब यहाँ से छोड़कर कानपुर चले जाइए और वहीं रहिए, आप लोग को सालाना पेंशन के रूप में मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों अभी आप मेरे साथ देखें कि मराठा आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे होता है, उतना शक्तिशाली कैसे मराठा बना और कैसे वह टूट गया और कैसे ये युद्ध हुआ, ये तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ फिर से बने रहें, मतलब आप ट्यूसडे को फिर से मेरा यूट्यूब ऑनलाइन क्लास चलेगा, जिसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिसमें आप लोग सही तरीके से समय पर बने रहें हमारे साथ, ताकि आपका पढ़ाई सुचारू ढंग से चल सके। धन्यवाद।